गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज जो है विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने वाले वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन जो साइंस के पूछे जाते हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें टॉपिक आज होगा ब्लड या रक्त। तो हम लोग बात करते हैं रक्त या ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड या रक्त क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो रक्त जो होता है या ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। मीन्स ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू या रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब इसमें देखते हैं रक्त जो होता है उसका पीएच क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि पीएच है क्या, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। पीएच किसी लिक्विड का, कोई लिक्विड अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है, उसका माप करता है पीएच। अगर किसी लिक्विड का या किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 है तो वह उदासीन होता है, वह उदासीन विलयन होता है। और 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। यानी पीएच जो स्केल होती है 1 to 14 मतलब 1 से 14 तक जाती है। यानी 7 से कम पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। तो रक्त जो होता है, रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। यानी रक्त जो होता है हल्का सा क्षारीय होता है, क्योंकि 7 पर उदासीन होता है, 7 से अधिक होने की वजह से ये हल्का सा क्षारीय होता है। मतलब रक्त एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक है जिसका माध्यम हल्का क्षारीय होता है। अब हम लोग देखते हैं रक्त क्या होता है, तो देख लिए। रक्त का पीएच क्या होता है ये भी हम लोग देख लिए। अब रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हीमेटोलॉजी। यानी रक्त का जो अध्ययन है, रक्त का अध्ययन करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग कहते हैं हीमेटोलॉजी। यानी रक्त के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं। तो पूछा जाता है रक्त का अध्ययन कहलाता है तो आंसर हो जाता है हीमेटोलॉजी। और रक्त का पीएच होता है 7.4। तो अगर पूछ लिया जाए रक्त का पीएच होता है तो 7.4 होता है। अब इसमें शरीर में जो मानव के शरीर की, हम लोग स्पेशली यहाँ मानव की बात करेंगे, तो मानव के शरीर में जो रक्त होता है वो संपूर्ण शरीर का के भार का, रक्त जो होता है मानव के शरीर में जो रक्त होता है वह संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। यानी मानव के शरीर का जितना वजन होगा उसका 7 से 8% लगभग जो है रक्त मानव के शरीर में पाया जाता है। तो मानव के शरीर में रक्त जो होता है पूरे शरीर के वजन का, यानी बॉडी वेट का 7 to 8% ब्लड होता है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये एवरेज लगभग आता है लीटर में। अगर देखा जाए तो मानव में, एक स्वस्थ मानव में जो मानव में रक्त जो होता है वो औसत अगर हम लोग देखते हैं तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर रक्त मानव में होता है। एक स्वस्थ मानव की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो एक स्वस्थ मानव में रक्त जो होता है वो 5 से 6 लीटर लगभग होता है। अब इसमें देखा जाए तो पुरुष और स्त्री यानी मेल्स और फीमेल्स में जो है रक्त थोड़ा सा अंतर होता है। मेल में अगर 5 से 6 लीटर है तो अगर हम लोग फीमेल मतलब स्त्रियों में देखा जाए, स्त्रियों में रक्त की मात्रा देखा जाए तो वही 0.5 मतलब आधा लीटर लगभग रक्त जो है कम होता है स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में रक्त जो होता है लगभग आधा लीटर कम होता है। अब इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, रक्त बनने की
प्रक्रिया को हीमेटोपोएसिस कहते हैं, यानी रक्त बनने की प्रक्रिया, रक्त बनने की प्रक्रिया जो होती है वो हीमेटोपोएसिस कहलाती है। पोएसिस यानी हीमेटोपोएसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू रक्त का निर्माण होता है मानव के शरीर में, यानी शरीर में रक्त बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग हीमेटोपोएसिस कहते हैं। लेकिन रक्त के अध्ययन की प्रक्रिया को हीमेटोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं, लेकिन रक्त के बनने की प्रक्रिया जो होती है वो हीमेटोपोएसिस कहलाती है। तो हम लोग इसमें देख लिए रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, मींस हल्का सा बेसिक होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त का अध्ययन जो होता है उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। और मानव में रक्त जो होता है बॉडी वेट, यानी मानव के शरीर के संपूर्ण भार का लगभग 7 से 8% रक्त होता है। अगर इसको औसत देखा जाए तो एक स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अब स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा, यानी पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर रक्त जो होता है कम होता है। अब इसमें लास्ट में हमने बताया रक्त बनने की प्रक्रिया हीमेटोपोएसिस कहलाती है, यानी हीमेटोपोएसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त का निर्माण होता है, रक्त बनता है। और हीमेटोलॉजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रक्त में, ब्लड में, और आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्लड में कौन कौन से भाग होते हैं। ब्लड में यानी रक्त में कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो रक्त जो होता है उसमें 2 भाग होते हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं रुधिराणु, एक भाग को हम लोग कहते हैं रुधिराणु, जिसको हम लोग रुधिराणु को हम लोग कहते हैं ब्लड कार्पसस। और दूसरा भाग होता है प्लाज्मा। दूसरा भाग प्लाज्मा होता है, और एक भाग जो होता है रुधिराणु होता है और एक भाग प्लाज्मा, यानी रक्त जो होता है 2 भागों से मिलकर के बना होता है, रुधिराणु और प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है रक्त का अजीवित भाग होता है, अजीवित भाग यानी नॉन लिविंग भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त का प्लाज्मा एक ऐसा भाग होता है जिसमें लिविंग पार्ट नहीं होता, उसमें सारी चीजें नॉन लिविंग होती हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% लगभग वाटर होता है, लगभग वाटर यानी पानी होता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तो पानी ही होता है यानी वाटर होता है, और बाकी जो है आयंस वगैरह होते हैं। तो मिला जुला करके ये जो प्लाज्मा में जितने भाग होते हैं वो सब के सब जो होते हैं वो क्या है कि नॉन लिविंग होते हैं। तो पहले हम लोग एक देखते हैं कि प्लाज्मा और रुधिराणु का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, कितने कितने परसेंट होते हैं। तो रुधिराणु जो होते हैं ब्लड में 40 से 45% होते हैं। रुधिराणु की मात्रा जो है रक्त में 40 से 45% होती है। बाकी शेष 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। रक्त जो होता है, रक्त में 55 से 60% भाग जो होता है जिसको नॉन लिविंग भाग कहते हैं यानी अजीवित भाग कहते हैं, वो तो प्लाज्मा है, वो 55 से 60% भाग है। और 40 से 45% भाग जो होता है वो रुधिराणु होता है, यानी कॉर्पसल्स होते हैं, यानी ब्लड कॉर्पसल्स है और ये प्लाज्मा है। तो हम लोग ये क्लियर कर चुके कि ब्लड जो होता है यानी रक्त जो होता है वो 2 भागों से मिलकर के बना होता है। पहला भाग जो होता है वो रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसल्स होता है, और दूसरा भाग जो होता है वो प्लाज्मा जो नॉन लिविंग होता है। अब ये रुधिराणु जो होते हैं उस 40 से 45% होते हैं और प्लाज्मा 55 से 60% होता है, और ये नॉन लिविंग है। और इस भाग में टोटल अगर प्लाज्मा 55 से 60% है तो उसमें 90 से 92% वाटर होता है यानी जल होता है, उसमें 90 से 92% जल होता है, और बाकी जो होते हैं जो खनिज होते हैं वो सब भी नॉन लिविंग के ही अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं रुधिराणु के बारे में और फिर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। रुधिराणु जो होता है जो वो
रुधिराणु ब्लड में 3 तरह से के होते हैं। पहला हम लोग रुधिराणु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रुधिराणु। लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु जिनको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इंग्लिश में कहते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जिसको आरबीसीज प्लूरल किया गया, आरबीसीज। लाल रुधिराणु जिसको हम लोग आरबीसीज कहते हैं। और दूसरा जो होता है रुधिराणु में भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत रुधिराणु। श्वेत रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु जिसको हम लोग WBCs कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। और लास्ट में होता है प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। तो इसमें रुधिराणु में 3 भाग होंगे। पहला लाल रुधिराणु, दूसरा श्वेत रुधिराणु और तीसरा प्लेटलेट्स। अब लाल रुधिराणु को हम लोग आरबीसीज के नाम से जानते हैं, श्वेत रुधिराणु को WBCs व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स ही होता है जिसको हम लोग हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का एक और नाम है, साइंटिफिक नाम, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी जो होते हैं इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट्स। WBCs इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। यानी आरबीसीज को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं आरबीसीज के बारे में डिटेल में, फिर WBCs के बारे में और फिर प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आरबीसीज के बारे में, और आरबीसीज के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं नहीं इरिथ्रोसाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो ब्लड रुधिराणु में यानी ब्लड कॉर्पसल्स में 3 भाग हो गए, आरबीसी, WBCs, प्लेटलेट्स मींस इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग आरबीसीज के बारे में डिटेल में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो देखते हैं आरबीसीज के बारे में यानी लाल रुधिराणु के बारे में। तो अब हम लोग लाल रुधिराणु यानी आरबीसीज के बारे में देखते हैं। आरबीसीज क्या है? तो हम लोग देखते हैं आरबीसीज जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो आरबीसीज के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अब इस पहले देखते हैं कि आरबीसीज कहाँ बनते हैं शरीर में, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। तो जो हम लोगों की बोन होती है, हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ इस तरह से मान लिया जाए तो बोन में जो बोन के बीच वाला भाग होता है उसको बोन मैरो कहा जाता है। बोन के बीच वाले भाग को बोन मैरो कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। और इस बोन मैरो में रेड बोन मैरो भी होती है। बोन मैरो में क्या होती है? रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेड बोन मैरो। यानी जो बोन मैरो होता है उसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, दोनों तरह की बोन मैरो होती है। लेकिन जो आरबीसी बनता है वो रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अब ये आरबीसी का निर्माण जो होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है यानी भ्रूण अवस्था में रहता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो उस समय जब तक उसके शरीर में बोन नहीं बनी होती यानी हड्डी जब तक उसके शरीर में नहीं बनी होती है,
तो आरबीसीज का निर्माण जो होता है वह लीवर और प्लीहा में होता है, यानी लीवर और स्प्लीन में होता है। यानी भ्रूणावस्था में यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, जब उसके शरीर में हड्डी ही नहीं बनी होती है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण जो होता है वो लीवर मतलब यकृत, लीवर को हिंदी में कहा जाता है यकृत, और जो है स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन यानी इसको हिंदी में कहा जाता है प्लीहा। जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो उसके शरीर में चूंकि बोन होती ही नहीं है, हड्डी होती ही नहीं है, जब तक हड्डी नहीं बनी होती है तब तक जो है आरबीसी का निर्माण जो होता है लीवर और स्प्लीन यानी यकृत और प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है, जब तक बच्चे के शरीर में बोन नहीं बनी हुई होती है, यानी हड्डी नहीं बनी होती है। अब ये आरबीसी जो होता है ये तो हम लोग क्लियर कर लिए कि आरबीसी का निर्माण जो होता है वो रेड बोन मैरो में यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूणावस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में है उसके शरीर में हड्डी अभी बनी नहीं है, बोन नहीं बनी है, तो लीवर और स्प्लीन प्लीहा जिसको हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा को हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, तिल्ली यानी प्लीहा या तिल्ली बात एक ही होती है, और इंग्लिश में स्प्लीन होता है। तो तिल्ली में जो है स्प्लीन में या प्लीहा में या तिल्ली में ही भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता और लीवर यानी यकृत दोनों जगह होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो आरबीसी का अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस यानी आरबीसीज के अध्ययन को हम लोग एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि आरबीसी बनने की प्रक्रिया, इसमें आरबीसी बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस है आरबीसी बनने की प्रक्रिया। तो हम लोग देख लिए आरबीसी बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। अगली बात हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग आरबीसी जो बन रहा है, अगर आवश्यकता से अधिक आरबीसी बन जाता है रक्त में, यानी बॉडी में आवश्यकता से अधिक अगर आरबीसी शरीर में बन जाता है तो उसको जो है स्टोर कर लिया जाता है ले जाकर के स्प्लीन में, उसे स्प्लीन में यानी प्लीहा में, यानी प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन जो होता है उसी में आवश्यकता से शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो उसको ले जाकर के स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है। कहां पर? प्लीहा में। इसी कारण प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं? स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक यानी स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवश्यकता से अधिक जब आरबीसी का निर्माण हो जाता है तो उस आरबीसी को स्टोर कर लिया जाता है प्लीहा में यानी स्प्लीन में, और या तिल्ली बात एक ही होती है। इसी वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को ही ब्लड बैंक। तो पूछा जाता है ब्लड बैंक शरीर का कौन सा भाग होता है, तो हम लोगों को देना होगा स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक होता है। पूछा जाता आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। फिर पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो हम लोगों को आंसर देना होगा रेड बोन मैरो में होता है। फिर पूछा जाता भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर देना होगा यकृत या प्लीहा। जो भी ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग टिक करेंगे। अगर यकृत है तो यकृत और प्लीहा है तो प्लीहा, नहीं तो तिल्ली है तो तिल्ली पर हम लोग टिक करेंगे। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसीज का आकार तो स्तनियों में यानी मैमल्स में आरबीसीज का आकार जो होता है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे आरबीसीज का आकार जो है गोल भी होता है, स्तनियों में बात स्तनी की यानी मैमल्स की चल रही है, गोल भी होता है, तस्तरी के आकार का भी होता है, तस्तरी
तस्तरी के भी आकार का आरबीसी होता है और यहां तक कि डिस्क के आकार का भी होता है। डिस्क के आकार का, डिस्क के आकार का भी आरबीसी होता है। यानी आरबीसी का आकार जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग, यानी स्तनधारी में ही देख लिया जाए, यानी मैमल्स में ही देखा जाए, सिर्फ और प्राणियों में नहीं। तो मैमल्स में भी आरबीसी का आकार जो होता है अलग अलग जीवों में अलग अलग, किसी किसी में गोल होता है, कहीं तस्तरी के नुमा होता है, कहीं डिस्क के आकार का होता है। अब ये आरबीसी का आकार हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का मिनिमम जीवन काल 20 दिन होता है और मैक्सिमम जीवन काल 120 दिन होता है। तो आरबीसी का यानी लाल रुधिराणु का या लाल रुधिर कणिकाओं का जो भी कह लीजिए, यानी लाल रुधिराणु, लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी जो भी कहिए या एरिथ्रोसाइट्स कहिए, उनका मिनिमम जीवन काल 20 दिन और मैक्सिमम जीवन काल 120, यानी 20 से 120 दिन जीवन काल होता है, जिसको लाइफ स्पान भी कहते हैं। यानी आरबीसी का लाइफ स्पान जो होता है वो 20 से 120 दिन होता है और इसके बाद जो होता है इसका विनाश हो जाता है। तो इसका विनाश जो होता है यानी आरबीसी जो होता है वो जब उसका जीवन काल खत्म हो जाता है तो कहां जाकर के उसको ब्लड में नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद उसको वह जो है चला जाता है प्लीहा में, चला जाता है प्लीहा में यानी स्प्लीन में, स्प्लीन में चला जाता है और वहीं पर इसको जो है क्या कर दिया था, दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्र भी कहा जाता है। यानी आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह या ग्रेवयार्ड जिसको कहते हैं, कब्रगाह कहा जाए या कब्रिस्तान कहा जाए, कब्रगाह कहा जाए या कब्रिस्तान कहा जाए, कब्रिस्तान या इसको इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड जो होता है या कब्रिस्तान जो होता है उसे हम लोग कहते हैं स्प्लीन को ही, स्प्लीन को यानी प्लीहा को ही कहा जाता है, प्लीहा या स्प्लीन। क्योंकि आरबीसी जो होता है जब नष्ट पूरा उसका जीवन काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद वह जो है क्या दफन हो जाता है, जा करके प्लीहा में दफन कर दिया जाता है और यहाँ पर उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। यही वजह है कि आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है या ग्रेवयार्ड भी प्लीहा को कहा जाता है। तो हम लोग देख लिए कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी कहां पर इकट्ठा होता है, स्प्लीन में, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और जब आरबीसी नष्ट होता है, आरबीसी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसको कहां पर उसका दफन होता है, प्लीहा में। यही वजह है कि प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है और वहां आरबीसी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा होता है। यही वजह है कि ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। तो हम लोगों को ये क्लियर होने आना चाहिए कि आरबीसी का ब्लड बैंक क्या होता है, स्प्लीन होता है और आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान या कब्रगाह जो भी कहिए वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन ही आरबीसी का कब्रिस्तान होता है और ब्लड बैंक भी स्प्लीन होता है। अब इसके बाद अब हमने बताया कि स्तनियों में यानी मैमल्स में आरबीसी का आकार अलग अलग होता है, गोल भी हो सकता है, तस्तरी और डिस्क के आकार का होता है और इसका जो लाइफ स्पान यानी जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं आरबीसी के बारे में और सारा इंफॉर्मेशन। तो अब हम लोग आरबीसी के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो आरबीसी जो होता है वह जितने आरबीसी में जो स्तनी का आरबीसी होता है यानी मैमल्स का, स्तनियों के स्तनी यानी इसको स्तनधारी भी कह सकते हैं, स्तनियों के मैमल्स के स्तनियों यानी मैमल्स के आरबीसीज में, मैमल्स के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी स्तनधारियों में, स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है।
सिर्फ दो ही ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, वो है ऊंट और लामा। ये दो स्तनधारी ऐसे हैं, ऊंट और लामा, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी ऊंट और लामा ये दोनों स्तनधारी हैं और ये दोनों मैमल्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके ऊंट और लामा के आरबीसीज में केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। और बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन बातों को हम लोग को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए और याद कर लेना चाहिए कि आरबीसी जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन तौर पर ऊंट और लामा ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज में होता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम जो होता है, एक हीम नामक एक कलर पिगमेंट होता है, या इसको हम कह सकते हैं हीम नामक रंजक होता है। हीम नामक रंजक होता है, यानी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। और यही वजह है, हीम नामक रंजक की वजह से जो रक्त होता है वो लाल होता है, यानी रेड होता है या सुर्ख होता है। तो हम लोग जाने कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक कलर पिगमेंट होता है या रंजक पाया जाता है या कलर पाया जाता है, जिसकी वजह से रक्त जो होता है वो लाल होता है। रक्त लाल होने का वजह है हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक का पाया जाना। अब अगर हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक नहीं पाया जाएगा तो लाल रंग ब्लड का नहीं होगा, यानी रक्त का रंग लाल नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आरबीसीज जो होता है, आरबीसीज का कार्य क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि आरबीसी जो होता है यह जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी परिवहन करता है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी फेफड़े से शरीर के सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने का काम आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही करता है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके पूरे शरीर में ट्रेवल कर जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। फिर पूरे शरीर की कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फिर हीमोग्लोबिन से जुड़ करके फेफड़े तक आता है। तो कहने का मतलब आरबीसी जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और पूरे शरीर से बने कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लाता है। यह कार्य जो है आरबीसीज का होता है। और आरबीसी में स्पेशली जो हीमोग्लोबिन होता है ये काम करता है। आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का कार्य करता है। यानी शरीर के विभिन्न भागों में फेफड़े से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाएगा और विभिन्न भागों से बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर फेफड़े तक लाने का काम करता है आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में पाया जाता है, तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और यही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ करके पूरे शरीर में क्या होता है, ट्रेवल कर जाता है, नहीं पहुंच जाता है। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से पूरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं सेल्स होती हैं वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ करके फिर फेफड़े तक आता है। और ये हीमोग्लोबिन कहां पर, आरबीसी में पाया जाता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में तो इसी रोग को कहते हैं एनीमिया रोग या अरक्तता रोग। इसी रोग को क्या कहते हैं, रक्त छीणता या एनीमिया रोग, एनीमिया
तो एनीमिया रोग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम हो गया तो बॉडी में कम होने से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो हम लोग एक देख लिए बात को कि स्तनियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, माने पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। और हीमोग्लोबिन की अगर शरीर में कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अब जो है जब हम लोग सोते हैं, सोते वक्त जब हम लोग सोते हैं तो लगभग 5% आरबीसी कम हो जाता है। जब हम लोग सो जाते हैं तो सोते वक्त जो होता है वो लगभग 5% आरबीसी क्या हो जाते हैं, शरीर से ब्लड से कम हो जाते हैं।